हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 9th क्लास का सिलेबस पूर्ण रूप में चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी कोर्स के हिसाब से अगला सत्र शुरू होने जा रहा है। उसी के हिसाब से मैं आपके ऑनलाइन क्लासेज में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। आपका पहला जो चैप्टर है विज्ञान के अंतर्गत वो हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ हम जितने भी हम चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ सभी वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो एज ए पदार्थ होती हैं, एज ए मैटर्स होती हैं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ एक वो कंडीशन होती है जो कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं। पदार्थ का निर्माण हम अपने चारों तरफ जिन कंडीशंस में देखते हैं, पूर्वकालिक अगर प्रक्रिया भी देखी जाए तो पहले से भी किसी भी पदार्थ के निर्माण के अगर बात की जाए तो पौराणिकता के आधार पर भी कहा जाता है कि पंच तत्व जो होते हैं उनसे मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है। पंच तत्व में हम कह सकते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये पंच तत्व माने जाते हैं। अर्थात हिंदीगत रूप से अगर ले लिया जाए तो कहने का मतलब यह है कि चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर है, यानी कि मानव के शरीर का निर्माण भी जो है वो इन पांच तत्वों से होता है। डियर स्टूडेंट्स, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं। अर्थात अणु, परमाणु और पदार्थ। पदार्थों के जहां तक अभिलक्षणिक गुणों की बात की जाए तो पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण होते हैं, पदार्थ के मध्य में रिक्त स्थान होता है। नंबर एक बात, पदार्थ के मध्य में रिक्त स्थान होता है। ये पदार्थ एक दूसरे के कण को, पदार्थों में कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इनको समझा जाए, उदाहरण के तौर पर एक बीकर ले लिया जाए और उस बीकर में यदि हम लोगों ने यहां तक जल भरा हुआ है, बीकर में यदि यहां तक हम लोगों के द्वारा जल भर दिया जाए और इसमें जल भरने के उपरांत यदि इसमें कुछ दाने नमक के, कुछ दाने नमक यानी कि एज ए सोडियम क्लोराइड यानी डाल दिया जाए, नमक के कुछ दाने डाल दिए जाएं और कुछ समय बाद यदि हम लोग देखें तो इसके स्तर को, कुछ समय बाद यदि हम देखें तो इसके स्तर की जो कंडीशंस आती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये कण गए कहां? ये कण गए कहां? क्योंकि पदार्थ की जो कंडीशन है ये कैसा है? पदार्थ एक द्रव अवस्था में है। पदार्थ कैसी अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। यहां पे इसके जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में ये नमक के कण क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तो रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर एक बात। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इसका हम एक क्रियाकलाप या एक एक्टिविटी इस तरीके की लें तो डियर स्टूडेंट, एक्टिविटी सीधा सा है कि एक किसी भी कमरे के अंतर्गत एक अगरबत्ती को जला करके रख दिया जाए, तो अगरबत्ती जला करके रख दी जाती है तो हम दूसरे कोने में बैठे हो वहां तक भी उसकी गंध आ जाती है। क्यों आ जाती है? उसका कारण है कि ये कण एक दूसरे को टच करते हुए और आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं तापमान के कारण। तो एक दूसरे के कणों को आकर्षित करने का कार्य होता है। पदार्थ के कणों के अलावा इसमें पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था, अगर इनमें हम इनके आकार व आयतन
आकार व आयतन की बात करें तो ठोस के कणों को अगर देखा जाए तो ठोस के कण जैसे इतने, या माना कि ये एक कोई ठोस पदार्थ है, इसके कण इतने नजदीक है, ये ठोस है। द्रव अवस्था की यदि बात की जाए तो इस तरीके से ये द्रव अवस्था है, और गैस की बात कर दी जाए तो ये गैस। अब इनमें कणों की कंडीशन हम लोग देखते हैं तीनों कंडीशनों पे। यहां पर कण कैसे हैं? कण अत्यधिक पास पास हैं, कण अत्यधिक पास पास होते हैं। इधर द्रवों में अपेक्षाकृत कण दूर दूर होते हैं, अपेक्षाकृत कण दूर दूर होते हैं, और गैसों में सर्वाधिक दूरी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है। नंबर एक बात, ठोसों में कण अत्यधिक पास पास होते हैं, द्रव में कणों की कंडीशन अपेक्षाकृत दूर दूर होती है, और गैस में कणों की जो कंडीशंस होती है वो इन दोनों के अपेक्षाकृत अत्यधिक दूरी पर ये कण स्थित होते हैं। इन कणों को अगर हम देखें, एक दूसरे के कणों को अगर देखा जाए तो इन कणों की कंडीशंस क्या होगी। इनके अलावा दूसरी बात, इनमें अंतर की बात की जाए तो आकार और आयतन को लेके, ठोस का जो आकार होता है, ठोसों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार होता है निश्चित, और आयतन कैसा होता है? ये भी निश्चित होता है। आकार और आयतन कैसे होते हैं ठोस के? दोनों निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ठोस पदार्थों में यदि मैं ये कह दूं कि ये दस्तक एक ठोस पदार्थ है, इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन भी निश्चित है, जिस आकृति का है उसी का बना हुआ है, चाहे मैं इसको कहीं पे भी रख दूं वहां पर ये बराबर रूप से इसका यही आकार बना रहेगा, और जितना इसमें वजन है, माना इसका वजन 100 ग्राम है, तो इसको किसी भी कंडीशन में यदि हम रख दें तो इसका भार 100 ग्राम ही रहेगा। आकार भी निश्चित है इसका और आयतन भी निश्चित है। दूसरी बात द्रव पदार्थ की आती है। द्रव पदार्थों की यदि बात की जाए तो द्रव पदार्थों का आकार होता है अनिश्चित, द्रव पदार्थों का आकार होता है अनिश्चित, और आयतन होता है इनका निश्चित। इनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। द्रव पदार्थ एक तरल माध्यम होते हैं। इन पदार्थों को, द्रव पदार्थों को यदि हम किसी पात्र में यदि हम रख दें, ये उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि देखें कि यदि एक ये गिलास है, इस गिलास में जल यहां तक भरा हुआ है, तो इसने किसका आकार ले लिया? गिलास का। यदि इसी को मैं ऐसे कर दूं, एक ये आकार बना दिया मैंने, इस तरीके का है, तो इसने आकार किसका ग्रहण कर लिया? इस पात्र का। तो इसमें आकार में क्या आ गया? अनिश्चितता आ गई। आकार कैसा है? अनिश्चित है। लेकिन आयतन, यदि 100 ml, यहां पे यदि 100 ml जल ले रखा है, और यदि इस जल को इस पात्र में डाल दिया जाए तो भी ये कितना रहेगा? 100 ml रहेगा, तो भी ये 100 ml रहेगा। तो मैं कह सकता हूं, या हम लोग कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि तरल पदार्थ जितने भी होते हैं या द्रव पदार्थ जितने भी होते हैं, इनका आकार अनिश्चित होता है। जिस किसी भी पात्र में इनको डाल दिया जाए उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इनका आयतन भी निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तीसरी बात आती है गैस की। इनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। इनके आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित। कैसे होते हैं? गैस का कोई भी मानक पैमाना अगर हम ये देखें इस तरीके से कि किसी वस्तु में, पात्र में खुली अवस्था में डाल दिया जाए तो हम नहीं डाल पाते। इसका अगर जैसे मैं ये कह दूं, जैसे गुब्बारे में भरी हुई है, तो ये गुब्बारे का आकार कोई आकार नहीं होता। जहां पे इसका ज्यादा प्रेशर होता है वहीं पर ये अत्यधिक मात्रा में समाहित हो जाती है। इसलिए इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना इसका आयतन निश्चित होता है। गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको अगर किसी पात्र में संपीड़ित करके यदि भरा जा रहा है तो ये इसका आयतन निश्चित मात्रा में आ सकता है। 100% होगा नहीं,
लेकिन आ सकता है। तो ये इनमें तीनों में अंतर हो गए, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाओं में इनमें ये अंतर हो गए। अब बात आती है पदार्थ की अवस्थाओं का बदलना। पदार्थ की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर माना जैसे जल। जल प्रकृति का एकमात्र ऐसा पदार्थ होता है जो तीनों अवस्थाओं में होता है प्रकृति के ऊपर। ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में भी पाया जाता है। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में परिवर्तन का जो मूल कारण होता है वो तापमान होता है। तापमान यानी कि बर्फ, जल और वाष्प, ये कैसी अवस्था है इसकी? ठोस। ये कैसी अवस्था है इसकी? द्रव। और ये कैसी अवस्था है स्टूडेंट्स? गैस। तो ये तीनों अवस्थाएं, इन पर प्रभाव किसका हुआ है? तापमान का। यदि इसके तापमान को और बढ़ा दिया जाए तो ये जल में परिवर्तन हो गया, अगर और तापमान बढ़ा दिया जाए तो ये गैस में परिवर्तन हो गया, और यदि वाष्प से तापमान को कम कर दिया जाए तो ये जल में यानी द्रव में आ जाएगा, और अत्यधिक कम कर दिया जाए तो ये सीधा बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात ताप के कारण हो गया। इसके बाद में दाब के द्वारा भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी भी वस्तु के ऊपर यदि दाब लगा दिया जाए तो वो वस्तु उसका आकार ले सकती है, आकार लेने में सक्षम हो जाती है। तीसरी कंडीशन आती है वाष्पीकरण की। वो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग देखते हैं कि थिनर का प्रयोग है, पेट्रोल का प्रयोग है, एसीटोन का प्रयोग किया जा रहा है। इनका जो प्रयोग किया जाता है तो वो वाष्पीकरण के माध्यम से ठंडे हो जाते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया देखने को मिलती है जिसके माध्यम से ये ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के उपरांत है ना इन पर ये प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ताप के कारण, दाब के कारण, वाष्पीकरण के कारण अगर मैं बात कर दूं कि इनके अवस्था परिवर्तन के अलाक्षणिक गुणों के अलावा गैसीय जो दाब है, गैसीय अवस्था में जो दाब है, गैसीय दाब, इसका जो मात्रक होता है, गैसीय दाब का मात्रक जो होता है वो होता है एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में ऐसा ही जो मात्रक होता है दाब का वो होता है पास्कल, टीए। अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है दाब का? पास्कल होता है। और गैसीय दाब का हम नॉर्मली जो मात्रक मापन के लिए जो करते हैं वो एटमॉस्फेयर मापन में किया जाता है। वाष्पीकरण की कंडीशंस देखने को मिलेंगे। वाष्पीकरण में क्या है कि एक जल से भरा हुआ घड़ा है, उसको हम लोगों ने बाहर रख दिया। रखने के उपरांत हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो जल से भरा हुआ घड़ा, वाष्पीकरण क्रिया होती है, जल उसमें हल्का सा रिसाव लेता है और वो ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से वाष्पीकरण की प्रक्रिया और देखने को मिलेगी। उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि माना जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हथेली पे डाला तो ठंडा महसूस होता है, किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। थिनर का प्रयोग अगर किया जाए तो थिनर का प्रयोग भी वाष्पीकरण के कारण होता है। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पदार्थ में परिवर्तन आने की कंडीशंस देखने को मिलती है। बात आती है अवस्था परिवर्तन की। अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ठोस, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको गलन कहते हैं, गलन या संगलन। अब प्रश्न आ गया कि संगलन या गलन किसे कहते हैं? तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? संगलन कहलाता है या गलन कहलाता है। अगला है इसी में द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन। यदि तापमान यहां से यहां पे बढ़ाया जाए तो वाष्प में बदल रहा है। अब कह दिया कि वाष्पन किसे कहते हैं? तो वाष्पन का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था में होने वाला वह परिवर्तन जब पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प में बदलता हो, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। इसी को अगर यहां से मैं कह दूं कि द्रव अवस्था से ठोस में बदलना, द्रव अवस्था से ठोस में बदलना,
तो ये कहलाता है पिंडन। पिंडन यानी कि किसी भी पदार्थ का तरल से द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया उसका पिंडन कहलाता है, हिमीकृत होना कहलाता है। और इन्हीं में अब आती है तापमान की बात। तो तापमान में यदि कह दिया जाए कि गलनांक, क्वथनांक, हेमांक, ये जो शब्द हैं गलनांक, क्वथनांक और हेमांक। गलनांक क्या होता है? वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ गल के द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। या स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार परिभाषित कर रहा हूं दोबारा से गलनांक को। वह निश्चित तापक्रम जिस पर किसी ठोस को पिघल करके और द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वो गलनांक कहलाता है। दूसरा है क्वथनांक। क्वथनांक में जो शब्द है क्वथन, क्वथन का मतलब होता है उबलना। क्वथन का मतलब होता है उबलना। वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तीसरा है हेमांक। हेमांक का मतलब जैसा नाम से परिचित हो रहा है, हेम प्लस अंक, हेम प्लस अंक, हेमांक। हेम का मतलब होता है जमना। हेम का मतलब क्या है? जमना। तो वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित हो रहा है, वह निश्चित तापक्रम जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित होता हो उसको हेमांक कहा जाता है। उस तापमान को क्या कहते हैं? हम हेमांक कहते हैं। इसके बाद में आता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित होते हैं और गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया होती है, यानी द्रव अवस्था में वो परिवर्तित नहीं होते। ऐसे पदार्थ जो ठोस से बिना द्रव में बदले हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हों, ये क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन में जैसे उदाहरण के तौर पर कपूर, नौसागर, ये ऐसे उदाहरण हैं ये जो सीधे ठोस अवस्था से गैस में चले जाते हैं और गैस से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। हम इसका उदाहरण देख भी सकते हैं, घरों में भी हम अपने में ये देखा जाता है। कपूर को कुछ समय के लिए जैसे वस्त्र वगैरह में रख देते हैं और जब हम कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो वो गोलियां कपूर की गायब हो जाती हैं। अब वो ऐसा नहीं वो द्रव में बदली है, वो सीधे गैस में परिवर्तित होकर धीरे धीरे कहाँ हो गई? वातावरण में समाहित हो जाती हैं। इसका उदाहरण इसके बाद में से नौसागर है। तो ये भी एक ऐसा ही पदार्थ होता है जिसको गर्म किया जाए तो सीधा गैस में बदल जाता है, तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया है। तो ये पदार्थों की कंडीशंस देखने को मिलती हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां से आगे का टॉपिक मैं कल कराऊंगा। धन्यवाद।